नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक गुरुजी और आपके साथ मैं नितेश ठाकुर। और इस बार का मुद्दा बहुत कड़वा और बहुत तीखा है। पूरे विश्व में, पूरे देश में इस वक्त हनुमान और मस्जिद, मंदिर ये सब चल रहा है। और ऐसे ही तीखे हिंदुत्व से जाने वाले नेता, जिला पंचायत सदस्य बागपत के और साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनुपाल बंसल हमारे साथ हैं। जनसंख्या को लेकर भी और हिंदू मुस्लिम वाद विवाद में भी बड़े घिरे रहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप स्टार्टिंग में चले गए मस्जिद में, आपने हनुमान चालीसा पढ़ दी, क्या इसका मतलब क्या निकलता है? हनुमान चालीसा मस्जिद में हमने पढ़ दिया, ये ज्ञात होगा आपको कि मैंने इजाज़त लेके वहाँ गया था और उनके लोग हमारे मंदिर के अंदर जाके बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के वहाँ नमाज पढ़ते हैं। कभी उनसे भी पूछा कि किस बिना इजाज़त के वहाँ कैसे प्रवेश किया? हमने इजाज़त लेके, हमने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा मस्जिद के अंदर जाके। जब वो दे सकते हम क्यों नहीं दे सकते भाईचारे को बढ़ावा? देखिए, भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन इससे वहाँ का माहौल भी तो बिगड़ सकता था। हिंदू मुसलमान की बात एक बार फिर वहाँ पे तूल पकड़ सकती थी। तूल पकड़ती हो, जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। वो पकड़ती, जो पकड़ी जाती, देखा जाता, जो होता देखा भी गया, जो हुआ था वो देखा भी गया था। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा, अभी शौचालयों पे कभी बाबर शौचालय बना दिया जाता है, कभी अकबर शौचालय बना दिया जाता है। मैं आपसे ये सवाल इस कारण पूछ रहा हूँ, हिंदुत्ववादी चेहरा आपका बहुत दिखता है, तो ये शौचालय पे कभी बाबर शौचालय, अकबर शौचालय, क्या ये ठीक लगता है आपको? श्री राम जन्मभूमि थी, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम का आराध्य मंदिर था, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दी गई। ये जो शौचालय हैं, इन शौचालय पे लिखा जाना चाहिए ना बाबरी मस्जिद, औरंगजेब मस्जिद। ये लिखा जा रहा है, हमारे नौजवान जो युवक वो लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। वो मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद बनाना पसंद करते हैं। शौचालय पे लिखो ना नाम। कौन से इतने बड़े उन्होंने देश के लिए समर्पण किया? कहाँ उनकी हिस्ट्री है? ये सब जो कांग्रेस के राज में सब उल्टा सीधा हमको जो पढ़ाया गया इतिहास में, जो कलम चोर थे कुछ लोग, किसी की सह पे उन्होंने इतिहास को उल्टा सीधा लिखा, वो सभी के सामने है। वरना इनका इतिहास कितना लंबा है? 711 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद क्या इनका इतिहास शुरू होता है? उससे पहले सनातनियों का था। तो आप देखते हो जब कहीं कोई यज्ञ होता है, जम्मू द्वीप है, भारत खंड है, ये भारत तो उसका खंड है, जम्मू द्वीप आर्यव्रतों का होता था, यहाँ कोई मुस्लिमों का नहीं था। लेकिन ये आक्रांत आते हैं, उसके बाद सारा सिस्टम होता है। उससे पहले हमारी जन्मभूमि थी, हमारे मंदिर, इतने मंदिर थे, उनको तोड़, जैसे इनका साम्राज्य है, उन्होंने तोड़ के मंदिरों को मस्जिदें बनाई गई। आप जहाँ मस्जिद है इनकी, तोड़ के इनको खुदवा लीजिए। वहाँ स्पष्ट मैं बता रहा हूँ आपको, शिव की तस्वीर निकलेगी, शिवलिंग निकलेगा। इनका काम ये हुआ है, इन्होंने हमेशा अत्याचार किए हैं। जब भी ये ताकत में आए हैं, जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा हुई है, इन्होंने हमेशा यही काम किया है, हिंदुओं को सताना, हिंदुओं के साथ अत्याचार करना। किए हैं, आपके सामने है, लोग बोलते नहीं हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे हमारे मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, दिल्ली में उठा कर देख लीजिए कौन से इनके साथ हमारे हिंदुओं ने इनके अत्याचार कर दिए। लेकिन हाँ, जैसे इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये अत्याचार करते आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, आप भी अपना रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए। यदि इन्होंने ना किया हो तो बताइए मुझे। देखिए, अभी आपने दिल्ली की बात की, जाहिर सी बात है जहांगीरपुरी में हुए पथराव की आप बात कर रहे हैं। मैंने उस मामले को पर्सनली कवर किया है। उसमें तो एक पक्ष का कहना ये भी है कि हिंदू भी बहुत सारे तलवार और बंदूकों के साथ आए हुए थे, वो अपना तलवारें लहरा रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, यदि हमारे सनातनी भाई अपने उस पर तलवारें लेके चल रहे हैं, क्या किसी ने तलवारें किसी को जाके मारी? और यदि ये इसी बात को रखते तो इनके मुहर्रम निकलते हैं, इनके मुहर्रम निकलते हैं, जब निकाले जाते हैं ताजिए, तो ये तलवारें ये भी लेके चलते हैं। क्या हम लोग भी पत्थर लेके खड़े हो जाए इनके लिए? यदि वो यही चाहते तो हम लोग तैयार हैं। फिर यदि इसी बात से तुलना करते तो हमारे लोग तैयार हैं, हम तैयार खड़े मिलेंगे। यदि वो चाह रहे कि हम भी पत्थरबाजी करें, हम इतने पत्थरबाजी कर देंगे, पत्थरों से दबा देंगे इनको, यदि हम उस बात पर आ गए तो। जी, जनसंख्या को लेकर आपका बहुत बड़ा स्टैंड रहता है। आपका अभी एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भी आप चला रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप ही हैं। तो जनसंख्या को लेकर के क्या कहेंगे? जनसंख्या इतनी जो बेतहाशा बढ़ती हुई जा रही है, इतना बड़ा चिंतन का विषय है। जो, और मैं कहता हूँ स्पष्ट, और जो चाहे कितने विकास कार्य हों, चाहे कितने और ये कानून आए हों, और बहुत यदि कोई और काम हो, सबसे पहले इस देश में यदि होता, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। चिंतन कर लीजिए, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन की जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या क्या है। 100 करोड़ से ऊपर लोग बढ़ चुके हैं तब से अब तक।
1947 से और आज तक 2022 तक 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है और संसाधन सीमित हैं, ये कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो यदि कहीं बेरोजगारी लगा लो, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता देश में तो गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, ये स्पष्ट बता रहा हूं मैं। अभी आपने बात की कि हमें जनसंख्या कानून चाहिए। इससे पहले भी एक कानून आपकी पार्टी लाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, 3 कृषि बिल। उसके ऊपर आपका बड़ा अपोजिशन बहुत खड़ा हुआ था। उसके ऊपर राकेश टिकैत लोनी के विधायक ने हमारे कैमरे पे कहा था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि ये कानून दोबारा आए। लेकिन वो कानून अब आप लाएं या ना लाएं, एक और कानून की बात है, CA NRC। भारतीय जनता पार्टी कानून की बहुत मांग करती है, लाती भी है, लेकिन फिर डगमगा जाती है। राकेश टिकैत जी ने एक बारी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी हमको मरवाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे इन सब बातों पर? राकेश टिकैत जी के बारे में मैंने बताया था, उनको तो TRP लेनी थी। जब जिस दिन कानून आया था उस दिन कहने लगे थे इस कानून के लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत थे, हम ये कानून चाहते थे, हम इस कानून का स्वागत करते हैं। बाद में वो प्रायोजित तरीके से जो विपक्षी पार्टी उनके षड्यंत्र में आके वो विरोध में धरने में बैठ गए। तो उनको तो ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ, ना उनकी बात को महत्व दिया जाता, क्योंकि उनके बारे में जब विश्लेषण किया जाता तो कहीं उनके पीछे कुछ पाता नहीं है। ठीक है, वो ड्रामेबाजी करके जो भी करके बात उठा रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि मुझे खतरा भी है और बहुत बातें रखते हैं, इस तरह का कहीं कुछ है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और शीर्ष नेतृत्व से भी, अपनी जो केंद्र सरकार है राष्ट्रवादी, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई कानून तब तक न लाए, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। बाकी कानून जो विचार करना है, लाना भी है तो बाद में लाएं। आज देश की सर्वप्रथम आवश्यकता है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, बाकी सब बाद में। कितनी हम सड़कें बनवा लें, कितने ही हम कॉलेज खोल लें, कितने ही हॉस्पिटल बनवा लें, कितने हम संसाधन दे लें, कितने लोगों को फ्री अनाज दे लें, जनसंख्या इतनी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, ये असुविधाओं में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। हाँ, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, कृषि कानून बिल का, वो भी आए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। CA NRC नहीं चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी बड़ी उचकती रहती है कि हमको CA NRC चाहिए, CA NRC चाहिए, हमको ये रोहिंग्यों को देश से भगाना है, रोहिंग्यों को देश से भगाना है। 1 करोड़ रोहिंग्या हो गया, 10 करोड़ रोहिंग्या हो गया, 10 लाख रोहिंग्या हो गया, बहुत डेटा आते हैं सामने। क्या कहेंगे इस पर? जो NRC और CA के बारे में पूरी जानकारी रखता है, ये पता है यदि किसी देश में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन है? जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वो सनातनी हैं अल्पसंख्यक, वो वहाँ से भाग के यहाँ आ रहे हैं, उनकी नागरिकता उनको मिल जाए। जो यहाँ के रह रहे हैं उन लोगों को तो खामोखाम विचलित किया गया था, उनसे लेना देना है नहीं जो यहाँ के हैं भारतीय। रही बात जो रोहिंग्या है, यदि वहाँ उस देश में अपने में उनको बहुसंख्यक हैं तो वहीं रहे, यहाँ क्यों आए? तो यहाँ ये जो प्लानिंग के तहत कुछ लोग उनको शरण दे रहे हैं, उन सब का विरोध होना चाहिए। उनको वहाँ कौन सी आफत आ रही है? ये तो अपनी भाषा में बता रहा हूँ मैं। जो रोहिंग्या हैं उनको उस देश में अल्पसंख्यक तो है नहीं, ना उनके साथ अत्याचार हो रहा। यदि वो यहाँ आ रहे हैं, किस षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, क्या प्लानिंग है? क्योंकि जब वहाँ जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, वो कहीं ना कहीं उपद्रव, अत्याचार, बहुत ऐसी चीज़ें वो करना शुरू कर देते हैं, हुए भी हैं। और ये मैं खुले चैनल पे कहता हूँ, जहाँ संख्या बढ़ जाती है वहाँ ऐब करना, शरारतें करना, दंगे करना शुरू कर देते हैं। कहीं का मुद्दा उठा लो। अभी जहांगीरपुरी में भी ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये सारा रोहिंग्यों का काम है। फिर देखिए, बुलडोज़र सरकार आपकी सरकार को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चला, जहाँ मामा हैं आपके, बोलते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मामा की सरकार है, यहाँ पे बाबा की सरकार है। मामा की सरकार में बुलडोज़र चल गया, असम में बुलडोज़र चल गया। दिल्ली में आपकी सरकार नहीं थी तो आपने MCD का हवाला लेके बुलडोज़र चला दिया। क्या ये बुलडोज़र वाली सरकार ठीक लगती है? कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक व्यक्ति है जो गलत निकल गया, तो उसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को क्यों दी जाए? जो इस तरह के कार्य करते हैं, कम से कम उन लोगों को पता तो लगे कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो। और सच्चाई ये है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जितने पत्रकार हैं, यदि कोई अपराधी के खिलाफ काम होता है, उसके खिलाफ कानून लाके उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, आप उन्हीं को घेरते हो। वरना कभी आपने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे जाके पूछा कि आप लोग पत्थरबाजी क्यों करते हो?
क्यों करते हो पत्थरबाजी? क्यों? यदि कोई आपकी हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, शिव चौदस का हमारा जलसा निकल रहा है, या हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसमें ऐसा क्यों वो ये ऐब करें? हमारे लोगों ने कभी उनके साथ कोई ऐब नहीं किया, और आप लोग कभी जाके पूछते नहीं हो? आप लोग हमारे लोगों को क्वेश्चन खड़ा करते हो, ये सच है कि किसी भी चैनल वाले से बात कर लीजिए, मैं सबको देखता हूं, सबकी डिबेट देखता हूं। देखिए, मेरा सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ, शायद पत्रकार उन्हें नहीं घेरते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्तित्व गलत निकल गया तो उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को क्यों घेरे में लिया जाता है, उसके पूरा घर क्यों तहस नहस किया जाए? परिवार को पता होता है कि आज हमारा बच्चा किस लाइन पे चल रहा है, कहाँ से यदि वो धन अर्जित करके ला रहा, कहीं लूट करके ला रहा, कहीं बदमाशी करके ला रहा है, तो परिवार जिम्मेदार नहीं है क्या उसका? यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो आने वाले टाइम में और लोगों को भी डर बढ़ जाएगा कि हाँ, गलत काम नहीं करने, ना दंगे करने, ना गलत काम करने। तो ऐसे लोगों को फिर आंख हो जाएगी, उनको ज्ञान हो जाएगा, अपने बच्चों से भी कह देंगे कि भाई गलत काम नहीं करना। किसी रामनवमी का यदि कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पत्थरबाजी नहीं करना। तो ऐसे लोगों का ये इलाज इसी तरह से, वरना बहुत सरकारें आई और बहुत गई, किसी ने इनको दबाने का, इनका इलाज बांधने का काम नहीं किया। यदि ये गलत कर रहे हैं तो इनका इलाज बांधा जा रहा है, जो गलत नहीं कर रहे उनको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मेरे गांव हो, मेरे पड़ोस के गांव हो, बहुत साथी है, मैं सबसे मिलता हूं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शरारती तत्व हैं, ये उनका इलाज है। अभी राहुल गांधी गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। राहुल गांधी का बयान आता है हिंदुस्तान के लिए, और वो राहुल गांधी जो है हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान के साथ कर देते हैं। उनको तो संस्कार न ज्ञान है ही नहीं। वो तो विदेशियों की, अंग्रेजों की, हमारी गांव वाली भाषा में अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे देश में बड़ा छाया हुआ है। वहाँ पे शिवलिंग मिला, दूसरा पक्ष कहता है कि जी नहीं, वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। हम वहाँ पे तो हमने बहुत 400, 500, 600 साल पहले से फव्वारा शुरू कर दिया था। इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो सभी के सामने है, फव्वारा है या शिवलिंग है। वहाँ मंदिर था, शिवलिंग तभी तो वहाँ मंदिर था हमारा। और मैं तो और मस्जिदों को कह रहा हूँ, यदि जो और फेमस मस्जिद बनाए बैठे हैं उन लोगों की उनकी मस्जिदों की खुदाई कराई जाए तो वहाँ मंदिर निकलेंगे। इन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनवाई हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, आप भी रिसर्च कर लेना कि किसी भी हिंदू राजा ने, शासक ने कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाया तो आप मुझे बता दीजिएगा। और इनकी कितनी कहानी ऐसी मिल जाएंगी, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, चाहे और कहीं का मामला उठा कर देख लो, कहीं ना कहीं वहाँ हिंदू मंदिर थे, तो इन्होंने वहाँ जाके मस्जिद बनाई जी। इनकी मानसिकता जिन लोगों की खराब रही है, खराब है, रहती आई है। तो मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ दोबारा मंदिर बने, चाहे कुछ भी हो, हमें मंदिर ज़रूर चाहिए। वहाँ मैं चाहता हूँ स्पष्ट कि वहाँ मंदिर बने, और चाहिए भी। दूसरी बात, हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। अब कोर्ट में मामला है, न्यायपालिका जो आदेश देगा वो मान्य होगा। जैसे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर का मामला था, तो वो कितने लंबे टाइम लटका रहा, लेकिन जैसे कोर्ट का आदेश आया उसके हिसाब से काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग उनको सताना भी नहीं चाहते, ना सताते हैं हम लोग, ना कहीं सताए हैं। कहीं उठा के देख लीजिए किस्सा। आपने अभी राम मंदिर की बात कही, तो चलिए थोड़ा सा ना राम मंदिर के दौर में चलते हैं। 1990 के दौर में कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए आपने फेसबुक पे बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मैं आपके फेसबुक को मैंने पर्सनली देखा था, उसमें आपने कश्मीर फाइल्स का बहुत समर्थन किया। तो ये 1990 का ही दौर था जब बिट्टा कराटे जैसे और यासिन मलिक जैसे आतंकवादियों ने ये सारे कार्य किए थे। देखिए, मैं खुले मंच पे इन्हें आतंकवादी कहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये क्या चाहते हैं आप? अभी आपकी सरकार थी और आप न्यायपालिका ने उनको पूरे आजीवन कारावास का दे दिया सज़ा। क्या चाहिए? फांसी चाहिए कि आजीवन कारावास चाहिए? जनता तो फांसी की मांग कर रही है। मैं पहली बात तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिसने उनको आतंकवादी कहा है, वरना बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो उसको कमांडर बोलते हैं। जी, JKLF का कमांडर जी। बड़े शर्म की बात है, JKLF का कमांडर बोलो, वो गलत बात। जो अपराधी है, जिसने अपराध किए हैं, वो तो आतंकवादी है। कितने उसने सभी के सामने कितने अत्याचार किए। हमारे एयरफोर्स के जो अधिकारी थे वो मारे, और बहुत उसने घटनाएं की हैं सभी के सामने। ये कश्मीर मूवी की बात करते हैं, इसमें तो बहुत कम दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है इसमें।
हमारी एक बहन है ममता सहगल बहन, जो हमारे संगठन में हमारे साथ काम करती है, 12-13 वर्ष की उम्र में वहाँ से सीमेंट के ट्रक में छुप के भागना पड़ा था। तो वो तो कहीं 1% कहीं किसी ने हमदर्दी नहीं की। और उस मूवी में दिखाया भी गया, जो हमदर्दी करते थे उनकी, जो उनको खिलाते पिलाते थे, उनको भी पेड़ पे लटका दिया था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनके साथ भी उन्होंने क्या सलूक किया। तो ये तो मैं स्पष्ट पहले भी कह चुका हूँ, मैं बोलता हूँ, ये जहाँ इनकी हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो ये संख्या बढ़ते ही अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और ये कश्मीरी मूवी के ऊपर भी आपने देखा, इसमें तो बहुत कम दिखाया गया, वरना वहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ है। ये जेन्युइन स्थिति है जो दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ। जी, 1990 की हमने बात की। अब थोड़ा सा ना इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्शिप एक्ट 1991, 1991 का कानून है वर्शिप एक्ट। असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे वर्शिप एक्ट की बड़ी बातें करते हैं कि भैया हम वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। अब कोई मंदिर, जो पहले मस्जिद थी, अब वो चाहे उसमें मंदिर के अंश मिल जाए, रहेगी वो मस्जिद ही। हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। वर्शिप एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय जो सरकार थी, प्रदेश सरकार किसकी थी वो आपको पता है। समाजवादी पार्टी। कैसे लोगों की मानसिकता की थी जिन्होंने हमारे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कि इन लोगों को खुश करना है, किसी तरह से खुश करना है। बहुत ऐसी हिस्ट्रियाँ मिल रही हैं जिससे उन्होंने उनको खुश करने के लिए हर बात से समझौता कर लिया। तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो दर्शाती है। और उन्हीं, मैं तो परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूँ कि हाँ, उन लोगों के किए कर्म उनके सामने आ रहे हैं। आज वास्तव में देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। ये आप भी मानते हैं कि उनके जो गलत कार्य थे, मैं धार्मिक आस्था वाला आदमी भी हूँ, उनके जो गलत कार्य थे उनकी वजह से पप्पू जैसे उनके परिवार के युवराज हो रहे हैं, जो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो पप्पू ऐसे नाम नहीं दिया ना लोगों ने उनके क्रियाकलाप देखे, और क्रियाकलाप देखने के बाद पप्पू जैसे हो रहे। तो परमात्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने कर्म ऐसे किए, ऐसे ऐसे गलत चीज़ें रखी, सभी के सामने आती हैं, उन पर विश्लेषण भी होता है। तो मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, पर हाँ ये कहता हूँ स्पष्ट कि उनकी जो कर्म भूमि थी, जो उन्होंने कार्य किए, वो उनके आज सामने है। आपने राहुल गांधी की बात की। अभी राहुल गांधी गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। भारत एक श्रेष्ठ मुल्क है, ये आप भी जानते हैं। भारत से आपको भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, और हम जो वीडियो जो जनता देख रही है उन्हें भी बहुत प्यार है। राहुल गांधी का बयान आता है हिंदुस्तान के लिए, और वो राहुल गांधी जो है हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान के साथ कर देते हैं। पाकिस्तान 2 कौड़ी का मुल्क है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, उसके बाद श्रीलंका के साथ तुलना, फिर वो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को सीधा कहते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। आप ही के पार्टी के हैं, क्या कहेंगे? उनके सवालों से आपको खुद ही ज्ञात होगा वो उनके सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। या यदि उनको कोई बात रखनी थी तो इस भारत के अंदर ही, इस हिंदुस्तान के अंदर ही मीडिया के सामने कहीं भी बात रख सकते थे। लंदन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने क्यों बात रखी? इसीलिए तो लोग पप्पू कहते हैं उन्हें। यदि अपने घर परिवार में कोई समस्या खड़ी हो जाती है, अपने पापा या हमारे भाई, बड़े भाई या पापा हमको कोई धमका देते हैं या हमारी गलती पे हमें डांटते हैं, तो क्या हम पड़ोसी के घर जाके वो विषय रखेंगे? वहाँ क्या औचित्य? क्या उनको अपना बाप मान लेंगे हम लोग? उनको तो संस्कार न ज्ञान है ही नहीं। वो तो विदेशियों की, अंग्रेजों की, हमारी गांव वाली भाषा में अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। यदि इंडिया के संस्कार और हिंदुस्तान के संस्कार होते तो ये बातें करते ही नहीं। और रही बात, उनको ये गरिमा ही नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि आप संसद में बैठो, संसद में बैठ के आंख मार रहे हैं। प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री, उसका क्या गरिमा होती है, क्या सम्मान होता है, कुछ पता ही नहीं है। वो तो पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। ये तो जनता ने खुद जवाब भी दे दिया कि हाँ, ऐसे पप्पू को खेलने दो जहाँ खेल रहा है। अब आपको पता भी है कहाँ पीछे गया था, कौन से पब में खड़ा था। ये संस्कार हैं उसके। तो ऐसे लोगों पे तो हम ज़्यादा चर्चा करते नहीं। लोग, जनता, देश की जनता उन लोगों को जवाब दे रही है, और वो भूल जाएं ये भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है, कहीं एक आध जगह रह रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था उस वक्त में भी उन्होंने बोला था कि जब योगी मठ चले जाएंगे और मोदी कहीं और चले जाएंगे तब इनको कौन बचाएगा? क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी पर? तेरी औकात नहीं है कुछ भी। यदि ये हिंदू तुम्हारे आधे घंटे की बात, ये 15 मिनट की बात कर रहा, 5 मिनट के लिए
यदि इन्होंने सोच लिया कि तुम्हारा कत्लेआम करना है तो तुम्हारा बीज भी नहीं बचेगा इस दुनिया में। देखिए, आप हमेशा से हिंदूवादी चेहरे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM पार्टी के अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी का पूरा नाम। उनका हमेशा से क्या कहना रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ वो बयान देने के लिए बड़े प्रचलित माने जाते हैं, लेकिन बाद में आके कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई हैं। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद हमने खोदी है, दूसरी नहीं खोनी। ज्ञानवापी की बात कर रहे थे वो। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, उस वक्त में भी उन्होंने बोला था कि जब योगी मठ चले जाएंगे और मोदी कहीं और चले जाएंगे तब इनको कौन बचाएगा। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी पर? उसकी जो बातें आपने बताई, इन बातों में ही जवाब निकल रहा है। उसने अपनी पार्टी का नाम भी क्या रख रखा है, ये भी आपने बताया, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो राष्ट्रवादी, तो उसकी पार्टी का नाम ही बता रहा है कहाँ से वो राष्ट्रवादी है, कहाँ से वो राष्ट्र की चिंता करता है। और रही बात ये कि वो कह रहा कि मोदी जी पहाड़ चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा। धमकी दे रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और उसको ये पता नहीं है, और भी बहुत उसके मुद्दे। उसका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे ओवैसी, तू ये भी कहता है कि 80 करोड़ को हम देख लेंगे, तेरी औकात नहीं है कुछ भी। यदि ये हिंदू तुम्हारे आधे घंटे की बात, ये 15 मिनट की बात कर रहा, 5 मिनट के लिए यदि इन्होंने सोच लिया कि तुम्हारा कत्लेआम करना है तो तुम्हारा बीज भी नहीं बचेगा इस दुनिया में। इस पूरे भारत में बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आपका बीज भी नहीं बचेगा। लेकिन सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सर्वे बंधु सुखीने की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, लेकिन तुम लोग आग लगाते हो।